हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाइनल में पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज के लिए इंस्टीट्यूट ने मई 2021 के लिए अपनी आरटीपी जारी करी, रिविजनरी टेस्ट पेपर फॉर मई 21 एग्जाम के लिए। तो इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर है सच नॉर्मली क्या होता है, आरटीपी के अंदर अमेंडमेंट्स दे रखी होती हैं जो रेलिवेंट एग्जाम के अंदर आएंगी, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या कहा कि मई 21 में पेपर नंबर 4 के लिए कि हमने पहले ही इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हमने स्टडी मटेरियल अपना रिवाइज कर दिया कि जो रेलिवेंट मटेरियल नवंबर 2020 एडिशन उन्होंने जारी किया उसके अंदर उन्होंने अमेंडमेंट्स 31 अक्टूबर तक की डाल दी थी, क्योंकि आप सारे जानते हैं एग्जाम से 6 महीने पहले मतलब 31 अक्टूबर से मई के बीच में जो अमेंडमेंट आती हैं वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो इंस्टीट्यूट ने क्योंकि अपना नया स्टडी मटेरियल नवंबर 2020 में लॉन्च किया तो कहते हैं उसके अंदर ही अमेंडमेंट डली हुई है, तो हम आरटीपी में अलग से लिख के नहीं दे रहे हैं। नाउ बच्चों, ये जो नया स्टडी मैट था ऑब्वियसली इसके ऊपर जैसे ये रिलीज हुआ था मैंने आपको स्पेशल इसके ऊपर वीडियो बना के दे दिया था, और मैंने ये भी कह दिया था जो स्टडी मटेरियल है उससे रिलेटेड आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। तो वो जो अमेंडमेंट्स है मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी हम आरटीपी की बात करेंगे। और कुछ एक चीज का और ध्यान रखिए, बिसाइड्स इंस्टीट्यूट कह रहा है रेफर बुकलेट ऑन एमसीक्यूज एंड केस सिनारियोज ऑफ जनवरी 2021 एडिशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज एंड केस सिनारियोज ऑफ द टॉपिक कवर्ड। मतलब इसके अलावा इंस्टीट्यूट की साइट से ध्यान रखें, उन्होंने एक स्पेशल एमसीक्यू के ऊपर या जो केस सिनारियोज के ऊपर कुछ मटेरियल जारी किया है, वो आप उससे गो थ्रू जरूर करें क्योंकि आपकी उससे प्रैक्टिस होती है। नाउ गोइंग टू दिस पर्टिकुलर आरटीपी, क्योंकि यहां सिर्फ क्वेश्चंस हैं तो मैं स्टिल आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टिल कुछ बच्चों को लगे क्योंकि मैं हैंड रिटन आपको पढ़ाता हूं कि सर एक्ट वाइज जो भी है अगर आप हमारे हैंड रिटन में कुछ चेंजेस वो करवा दें, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये वीडियोस दे चुका हूं, तो स्टिल आप कहेंगे तो आई डू दैट। नाउ बेटा, सबसे पहला आरटीपी में हमें क्वेश्चन नजर आ रहा है केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू, और इसको देख करके आपको एहसास हो जाएगा कि एग्जाम में कितना ज्यादा आपको सिस्टमैटिक चलना है। रीजन क्या है? देखिए, रीजन बड़ा ही ऑब्वियस है, वो ये है कि जब आप केस सिनारियो पढ़ते हो तो उसमें बड़ा टाइम लगता है, तो आपको अपना एक जो 15 मिनट आपको मिलते हैं सोचने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन मैंने पहले करना है, तो वो बड़े ही क्रूशियल 15 मिनट होते हैं डिसाइड करने में। वरना समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आप केस सिनारियो पढ़ते हो इतना टाइम लगता है, उसके ऊपर एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में और भी टाइम लगेगा। सोच समझ के आपको पेपर में मूव करना होगा, जो कि आप इस आरटीपी के पहले केस सिनारियो से समझ जाएंगे। तो पहला केस कहता है बाल्फोर एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसके 70 मेंबर्स हैं और क्लियरली बताया है कंपनी की पेड अप कैपिटल है 42 लाख रुपए की, टर्नओवर भी बताई है पिछली बैलेंस शीट के मुताबिक 31 मार्च 2020 के मुताबिक बताया गया है। नाउ कहता 5 मेंबर्स जिनके पास कंपनी के 4% शेयर्स के लीजिए हैं, ये मिले आपस में और डिस्कस किया कि कंपनी में हमारी कोई इज्जत नहीं है, मींस हमारा शोषण हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट देखिए आप पढ़ के आते हैं चैप्टर नंबर 16 के अंदर सेक्शन 241 से लेते हुए 246 के अंदर, और इन्होंने कहा चलिए कुछ करते हैं इसके बारे में। एक मेंबर है रवि जी, उन्होंने सजेस्ट किया कि हम 5 मेंबर एक क्लास सूट फाइल कर देते हैं। तो क्लास सूट आपको पता ही होगा कि हम डील करते हैं इसके ऊपर सेक्शन नंबर 245 के अंदर। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है जिसपे एक और मेंबर जे जो है उसने कहा टोल्ड दैट कि मैं 3 और लोगों के साथ कांटेक्ट में हूं, उनके पास भी 3% शेयर है। 5 लोग ये थे, 3 लोग और कांटेक्ट में आ गए, सो 5 + 3 मेक्स टोटल 8 ही नंबर। और अब ये लोग एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं 244 के अंदर। तो 244 के अंदर जब आप एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो तो 244 में आपको पता होना चाहिए रिक्वायरमेंट क्या है, या तो 100 मेंबर हूं या 10% ऑफ टोटल इन नंबर। तो आपने क्वेश्चन में देखा टोटल कितने लोग हैं, 70 हैं, हमने यहां मार्क किया। 70 का अगर आप 10% लोगे तो ये निकल के आता है 7।
और ये टोटल कितने लोग हैं? 8, तो रिक्वायरमेंट इज मेट। या फिर आप एक लिमिट और पढ़ते हो, या फिर जिनके पास 10% कंपनी की क्या है? इशूड कैपिटल है, राइट। तो हमारी ये 10% नंबर वाली लिमिट यहां पे फुलफिल हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है। तो कहते हैं ये एप्लीकेशन दी गई एनसीएलटी के पास, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने एप्लीकेशन दी है 4 जून 2020 को विद द कॉन्सेंट ऑफ 8 मेंबर्स। तो जब भी एग्जाम में देखिए केस सिनारियो आता है, तो जो जो लिखा हुआ बड़ा जरूरी होता है, इसके साथ सोचते जाओ आप कौन सा सेक्शन लग रहा है और उसका थोड़ा आंसर लिखते जाएं। आप अपनी शीट में कहीं भी लिख सकते हैं। माना एमसीक्यू है, ओएमआर पे आपने आंसर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप साथ के साथ लिख लोगे तो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने इजी हो जाते हैं। वरना क्या होता है, पहले आप पढ़ते रहते हो, बाद में क्वेश्चन फिर सोचते हो क्या है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू अटेम्प्ट द केस सिनारियो साथ के साथ। जैसे मैं लिखता जा रहा हूं कि यार ये सेक्शन है, जैसे क्लास सूट भी आया, लेकिन बाद में 244 की बात होगी। कहता द सेड एप्लीकेशन प्रोवाइडेड द डिटेल्स ऑफ एन एग्रीमेंट मेड बाय बाल्फोर लिमिटेड विद मिस्टर देव। तो आपने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में एप्लीकेशन दी एनसीएलटी को, जिसमें आपने क्लियरली एक डिटेल्स लिख के दी है अरेंजमेंट की, कि जो कंपनी ने करी है मिस्टर देव के साथ, जो कि एक रिश्तेदार हैं किसके? डायरेक्टर ऑफ कंपनी के। मिस्टर राज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई होता रहेगा कंपनी को, फॉर विच उसके लिए उसको क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है मिस्टर देव से, जो कि रिश्तेदार हैं किसके हैं? डायरेक्टर के हैं, वो भी कैश में। एक और डायरेक्टर है मिस्टर जयेश। इन्होंने कंपनी की प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर दी है, और ये ट्रांसफर करी है 6 मार्च 2020 को। ध्यान दीजिए हमारी एप्लीकेशन कब गई है? हमारी एप्लीकेशन गई है 4 जून को, और ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है 6 मार्च को। तो आपने देखा हो जब एनसीएलटी के पास हम जाते हैं 241 में एप्लीकेशन देते हैं, देखिए, क्योंकि जो एप्लीकेशन दी जाती है दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 241 टू एनसीएलटी बाय द मेंबर्स। लेकिन आपको पता ही होना चाहिए, जब एनसीएलटी अपना ऑर्डर देती है वो देती है 242 के अंदर, और उसमें एक चीज ये भी होती है कि एप्लीकेशन देने के, देखिए 4 जून था और यहां पे डेट क्या है? 6 मार्च। तो बैक गियर में आओ आप, तो ये लेस देन 3 महीने बन रहे हैं। तो हम उसके अंदर ये भी पढ़ते होते हैं, 242 में ऑर्डर आता है कि अगर 6 महीने मतलब एप्लीकेशन देने से बैक गियर में 3 महीने के दौरान कुछ इस तरह से आपने प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर करी है, तो हम उसे क्या मान लेते हैं? फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस इन इंसॉल्वेंसी। सो आगे द ट्राइब्यूनल, जैसे एप्लीकेशन मिलती है, ऑर्डर दिया उसने इन्वेस्टिगेशन का। अरे बाप रे बाप, चैप्टर 16 पे थे, इन्वेस्टिगेशन तो किस पे आ गया? ये तो आ गया चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर नंबर 14 आप कहां से पढ़ते हैं? 206 से पढ़ते हैं 2 to 9 तक। तो चैप्टर नंबर 14 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया है ट्राइब्यूनल ने। ऑल्सो द एग्रीमेंट मेड विद मिस्टर देव वॉज ऑर्डर टू बी टर्मिनेटेड। तो साथ में टर्मिनेशन का ऑर्डर दे दिया है कि वो जो एग्रीमेंट यहां पे ऊपर हमने पढ़ा वो देव के साथ जो हुआ था, तो इसके ऊपर भी आप क्या पढ़ के आते हैं? क्लियरली आप सेक्शन 242 में देखते हैं कि यस, कोई भी एग्रीमेंट हो या अपॉइंटमेंट वगैरह हो, वो एनसीएलटी टर्मिनेट कर सकती है। हाउएवर, लेकिन नो कॉम्पनसेशन वॉज ऑर्डर टू बी पेड टू मिस्टर देव फॉर सच कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट। तो कॉम्पनसेशन का जहां सवाल आता है तो उसके ऊपर आता है सेक्शन नंबर 243, और 243 कहते हैं एनसीएलटी की पावर है, वो कह सकते हैं कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। सो द कॉन्ट्रैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय मिस्टर जयेश, तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी वो सेट असाइड, मतलब इसका भी टर्मिनेशन का ऑर्डर दे दिया गया है, जो कि पावर है 242 के अंदर। देन एज इट वुड हैव बीन डीम्ड टू बी ए फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, तो आप देख रहे हैं साथ में ये वर्ड भी आ गया, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, इन केस ट्रांजैक्शन वाज मेड बाय इंडिविजुअल इन हिज इंसॉल्वेंसी। देयरआफ्टर साइमल्टेनियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ऑन रिसीट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ट्राइब्यूनल, एंड द टास्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज असाइंड टू सफाईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो ये भी आप जानते हैं कि सफाईओ को इन्वेस्टिगेशन देने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सफाईओ के ऊपर 2 सेक्शन आते हैं। 211 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन वगैरह है, और बेसिकली कौन सा सेक्शन लगता है? 212।
तो होता क्या है, सफाइयों के डायरेक्टर साहब जो कि उसके हेड हैं, ऑन गेटिंग सच ऑर्डर उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया अपने 3 इंस्पेक्टर्स को, जाइए इन्वेस्टिगेशन जाके कीजिए। तो भैया ये काम दे दिया गया है 3 इंस्पेक्टर को डायरेक्टर साहब ने। नाउ वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर वैभव, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है मिस्टर वैभव है, इन्होंने क्या किया, सम्मन जारी किया 2 एम्प्लॉय को बालफर लिमिटेड के, और ये एम्प्लॉय थे करण एंड अर्जुन, और साथ में एक और एम्प्लॉय है मिस्टर दया, एन एम्प्लॉय ऑफ कफूर लिमिटेड एन एसोसिएट कंपनी ऑफ बालफर लिमिटेड आफ्टर टेकिंग रिक्विजिट अप्रूवल्स। तो दैट मीन्स 2 तो कंपनी के एम्प्लॉय हो गए और एक हो गया आपकी एसोसिएट कंपनी का भी, आफ्टर टेकिंग द रिक्विजिट अप्रूवल्स। तो इनको बुलाया गया। हुआ क्या, ये दोनों के दोनों लोग ये तीनों के तीनों कह लीजिए आते हैं और इनको एग्जामिन किया जाता है ओथ के ऊपर। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन मिस्टर वैभव ने इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे उसको नोट डाउन किया राइटिंग में और इनको पढ़ के बता दिया, और इसके बाद उन्होंने कहा कि भैया साइन करो। करण और अर्जुन ने साइन कर दिए, लेकिन दया जो है, जो कि एसोसिएट कंपनी वाला है, उसने मना कर दिया विदाउट एनी रीजनेबल कॉज फॉर द सेम ऑन द सेम डे। बट देन ही थॉट देयर वुड बी नो इश्यू इन साइनिंग, तो उसने साइन कर दिया लेकिन 20 दिन के बाद। अब दिस इज रियली वेरी टेक्निकल केस सिनारियो। देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि जब हम 212 की बात करते हैं कि सफाइयों जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है, इंस्पेक्टर अपॉइंट करती है, तो 212 के अंदर ही लिखा हुआ है कि ये जो इंस्पेक्टर हैं इनकी पावर, जो कि नॉर्मली आप पढ़ के आते हो सेक्शन 217 के अंदर आती है कि 217 की उसके पास सारी पावर है। तो 217 के अंदर ही आप ये सारी चीजें पढ़ते हो कि हाँ, हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, उनके साइन भी करवाने पड़ेंगे, मतलब करवाएंगे और उनको करने भी पड़ेंगे। और अगर वो डिसऑबे करेंगे, जैसे यहां दया ने डिसऑबे किया है, तो सेक्शन 217 में ही हम पढ़ते हैं कि भैया इसके ऊपर फाइन लगता है। फिर फाइन लगता है मिनिमम 25,000, लेकिन ये हो सकता है मैक्सिमम 1 लाख रुपए, लेकिन साथ में ध्यान ये दें 2,000 रुपए पर डे भी फाइन लगता है, एंड साथ में आपको जेल हो सकती है मैक्सिमम 6 महीने की। तो ध्यान दो, यहां पे इस आदमी ने कितने 20 दिन एक्स्ट्रा ले ली, 20 दिन। तो 20 दिन के हिसाब से अगर मैं 2,000 पर डे का लेके चलूं तो डैट मीन्स आपको 40,000 रुपए का एक्स्ट्रा फाइन लग सकता है। नाउ होता क्या है, मिस्टर वैभव जो है उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया जो नोट्स इन्होंने लिए हैं टू द असिस्टेंट डायरेक्टर, सफाइयों के असिस्टेंट डायरेक्टर को उन्होंने ये सारी चीजें फॉरवर्ड कर दी। और एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच नोट्स ही डिराइव्ड कि अर्जुन जो है उसने 447 का ऑफेंस किया। 447 सभी को आपको पता होगा फ्रॉड का ऑफेंस आता है, तो किया है। और ये असिस्टेंट डायरेक्टर जो है, इनका नाम यहां बताया गया है मिस्टर रामानुज, और ऑफ द कंपनीज एक्ट विच मिस्टर रामानुज कंफर्म्ड विद मिस्टर वैभव, उन्होंने रिकन्फर्म भी किया। मिस्टर रामानुज अकॉर्डिंगली पास एन ऑर्डर फॉर अरेस्ट। तो आप 212 में पढ़ते हैं सफाइयों की पावर अरेस्ट करने की भी है, और ये बेसिकली हम कहते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, लेकिन बेल भी मिल सकती है। सो अरेस्ट का ऑर्डर दे दिया आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग जो भी है ऑफ अरेस्ट, एंड इमीडिएटली फॉरवर्डेड द कॉपी ऑफ सच ऑर्डर ऑफ अरेस्ट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट कंटेनिंग नोट्स टेकन बाय मिस्टर वैभव, जिन्होंने इसको बुलाया था, इस बंदे को एग्जामिन किया था अर्जुन को, कि उसने 447 का क्या किया है, ऑफेंस किया है। नाउ बालफर लिमिटेड को जैसे ही पता चलता है कि उनका एम्प्लॉय अरेस्ट हो गया है, वो उसको निकाल देना चाहती है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पे एक एनसीएलटी की पावर कह लीजिए, उसके ऊपर आता है सेक्शन नंबर 218, और ये डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी कंपनी ने कार्रवाई करनी है, डिमोट करना है, टर्मिनेशन करना है, आपको एनसीएलटी से क्या लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है। और इसका एक समय बताया गया है 218 में, ये आता है 30 दिन का, मतलब 30 दिन के अंदर एनसीएलटी हाँ या ना कहेगी, और अगर 30 दिन में ऑर्डर नहीं देती एनसीएलटी तो हम इसको मान लेते हैं डीम्ड अप्रूवल। लेकिन एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आपके पास एक और पावर है, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं एनसीएलटी के खिलाफ,
ऑब्वियसली एपीलेट ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं और उसका भी एक टाइम है और यही सेम 30 दिन का है। ये भी पता होना चाहिए 218 का। तो जो आ रहा है थोड़ा थोड़ा लिखते जरूर जाना चाहिए ताकि एमसीक्यू तुरंत अटेम्प्ट हो सके। सो नाउ व्हाट हैपेंस, तो होता क्या है, आगे इन्होंने एक डेट बताई है, देखिए क्या बताया है। During the pendency of investigation and for that purpose, it made an application to the tribunal for the same on 10th अक्टूबर 2020। क्योंकि आपने ट्राइब्यूनल से पूछ करके ही उसको निकालना है, तो 10 अक्टूबर को आपने ये एप्लीकेशन दे दी है। नाउ तो एक तरह से देखिए, अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा लिख दूं आपको, 10 अक्टूबर को दे दी है तो एनसीएलटी की अप्रूवल कितने दिन में आ जानी चाहिए, 30 दिन में। अगर हम ऐड करें 30 दिन, अक्टूबर होता है 31 का, तो हमें मिल गए अक्टूबर के कितने दिन मिल गए, 21 मिल गए। नवंबर के 9 दिन और पकड़ लो, तो 9 नवंबर तक कह लीजिए हमें एनसीएलटी का डिसीजन पता चल जाना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, अगले पैरे में कहते हैं इन रिस्पॉन्स टू द सेड एप्लीकेशन द ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया। कब दे दिया, 26 अक्टूबर को। तो ध्यान दो कब तक देना चाहिए था, 9 नवंबर, 26 को दे दिया, बड़ा ही ठीक है। लेकिन उनको ऑब्जेक्शन है जी आपके एम्प्लॉय को निकाल देने पे। सो इसलिए कंपनी स्टिल कह लीजिए एक्शन लेना चाहती है। उसने 15 नवंबर को अपील डाल दी, किसके पास, ईटी के पास, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि आप अपील कर सकते हैं 30 दिन के भीतर। तो 26 अक्टूबर को जब ऑर्डर आता है उसके 30 दिन आप ऐड कर लीजिए, तो अक्टूबर के कितने बच गए, 5, तो नवंबर के पकड़ लीजिए 25, तो 25 नवंबर तक आप अपील कर सकते हैं। तो ये की गई है 15 नवंबर को, परफेक्ट है। मतलब यहां पे अगर कोई क्वेश्चन एमसीक्यू का आएगा तो कंप्लायंस ओके जा रहे हैं। अब आपसे इन्होंने पूछे हैं प्रश्न, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कहता स्टेट इन द लाइट ऑफ गिवन फैक्ट्स वेदर, क्या 5 लोग 244 में एप्लीकेशन दे सकते हैं। मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, 70 का 10% होता है 7। तो हम कहेंगे भाई 5 लोग तो नहीं दे पाएंगे, क्या 8 लोग कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, राइट। कि क्या ये एलिजिबल हैं फॉर एप्लीकेशन फॉर क्लास सेक्शन। देखिए क्लास सेक्शन के अंदर तो सेक्शन लग गया 245। मैंने स्टार्टिंग में मार्क भी किया था, आप हैं अनलिस्टेड कंपनी, तो सेक्शन 245 में रूल नंबर 84 के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि क्लास सेक्शन के लिए एप्लीकेशन जारी नहीं चाहिए, या तो 100 मेंबर हो, या 5% ऑफ टोटल नंबर का हो, या फिर क्योंकि अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है तो 5% आपके पास होनी चाहिए इश्यूड कैपिटल। और हम क्वेश्चन में क्या थे, अनलिस्टेड थे, लिस्टेड होते तो 2% की लिमिट है। तो अगर 70 मेंबर है, 70 का अगर आप 5% लें तो 3.5 बनता है। दैट मीन्स राउंड ऑफ करेंगे तो 4, एप्लीकेशन किसने दिए, 5 ने दिए, तो 5 भी ठीक है क्लास सूट में। लेकिन 244 के अंदर तो हमें कितने लोग चाहिए, 7 चाहिए। तो अब प्रश्न ये है आपसे जो पूछा गया है, इसके हिसाब से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें देखनी है कौन सी ऑप्शन सही रहेगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या रहा है, फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर क्लास सेक्शन 5 मेंबर्स वर एलिजिबल, तो हमने सॉल्व यही किया, 3.5 दैट मीन्स 4 और 5 ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर 244 8 मेंबर्स वर एलिजिबल, तो परफेक्टली हमें ऑप्शन नंबर ए सही नजर आ रही है, तो हमें आगे पढ़ने की ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है क्या डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल हम वैलिड मान लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट किया था जो रिश्तेदार वगैरह के साथ किया था, एज वेल एज सेटिंग असाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी हम पढ़ाए थे कि 3 महीने के अंदर हुआ, तो परफेक्टली सही हुआ। तो ये है कि पहले ही हम चीजें लिख रहे थे तो हमें याद भी रहेगा, सो ये एक चीज जरूर समझें आप। नाउ पार्ट नंबर, इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, बड़ी बड़ी है, एक एक मैं पढ़ता जाऊंगा, बिना मतलब में क्या करेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो आई विल गो स्ट्रेट विद टू द करेक्ट पार्ट। तो ऑप्शन नंबर सी यहां देखिएगा, आपको ठीक लगेगी, क्यों, द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल फॉर टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट विद मिस्टर दे वैलिड है। ऑल्सो द डिसीजन ऑफ सेटिंग असाइड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी वैलिड है, क्योंकि वो 3 महीने के अंदर अंदर हो गया। तो देखिए वैलिड वाला आंसर अगर आप देखते हैं, तो अगर आप देखो तो ये भी वैलिड दिख रहा है, ये भी वैलिड दिख रहा है, बट आपको टाइम पीरियड से पता चल जाएगा, यहां 6 महीने लिखा है, यहां 90 दिन। सो व्हाई टू वेस्ट द टाइम। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, कहता प्रायर अप्रूवल ऑफ विच अथॉरिटी
चाहिए वैभव, जो कि इन्वेस्टिगेशन करने गया था किसके बिहाफ पे, सफाइयों के लिए। फॉर एग्जामिनिंग, वो दया को जो एग्जामिन किया था जिसने 20 दिन का टाइम लिया था, और कहता उसके ऊपर फाइन कितना लगा सकते हैं। हम लिख के भी आए थे फाइन के बारे में कि 25,000, 1 लाख, लेकिन डेली के 2,000, 6 महीने की जेल भी है फॉर रिफ्यूजिंग टू साइन। तो पहला पूछा गया प्रायर अप्रूवल हमें किसकी चाहिए, और सेकेंडली पूछ लिया गया हमें फाइन। तो देखिए ऑब्वियसली ये मैंने कहा था सेक्शन 217 की वाली पावर्स आती हैं, और ये पावर्स मतलब आपको पूछना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या कह लीजिए डायरेक्टर किस चीज का, ऑफ सफाई, उससे आपने प्रायर अप्रूवल लेनी होती है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट अगर आप देखिए प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर लिखा भी हुआ है, राइट। नाउ दूसरे में प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी लिखा हुआ है। तो ऑप्शंस नेचुरल हैं, 4 हैं, तो एक एक ऑप्शन पढ़ के मैं टाइम नहीं खराब करूंगा, सीधा मुद्दे पे आऊंगा। तो देखिए प्रायर अप्रूवल ऑफ यहां डायरेक्टर लिखा हुआ है, और फाइन अगर आप देखोगे फाइन से ये हमें ऑप्शन ठीक नजर आएगी। कैसे, देखिए यहां फाइन उसने बताया 1 लाख मैक्सिमम था, बट वो डेली का भी तो 2,000 था। यहां सिर्फ 40,000 लिखा है, ये भी गलत है। तो यहां देखिए थर्ड ऑप्शन में आके फाइन लिखा है 1,40,000, तो 1,40,000 कैसे बन गया, वह मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 40,000, और डेली के 2,000 के हिसाब से 20 दिन का कितना बन गया। तो यहां पे जो फाइन का अमाउंट पूछा है ये परफेक्ट ऑप्शन बनती है। सो वी हैव टू फाइंड आउट विच इज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द अवेलेबल 4 ऑप्शंस। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4, कहता है वेदर मिस्टर रामानुज, जो कि क्या थे, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब थे, was having the authority to exercise power to make an order of arrest of Mr. अर्जुन, क्या उनके पास अरेस्ट करने की पावर है? डेफिनेटली है, क्योंकि ये भी हम पढ़ के आते हैं अरेस्ट करने की पावर जो होती है ऑफिसर नॉट बिलो, 212 में ये पढ़ते हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और ये रामानुज हमने क्लियरली पढ़ा था, ये भाई साहब कौन है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, राइट। Mr. Ramanuj would have forwarded the copy of arrest order along with document containing notes. तो कि किन को इनको ये जो भी अरेस्ट ऑर्डर करना है उससे रिलेटेड इनको कॉपी वगैरह फॉरवर्ड करनी है। तो ऑब्वियसली असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, किसके हैं, सफाइयों के हैं। और अब चारों ऑप्शन में से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी ठीक नजर आती। कैसे, यस एज सच नोट कॉन्स्टिट्यूट्स वैलिड एविडेंस, क्योंकि आपने देखा है कि वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, यही हम पीछे पढ़ के आए थे जो केस सिनारियो था उसके हिसाब से। टू बी यूज्ड अगेंस्ट ये मिस्टर अर्जुन जो एम्प्लॉय हैं, एंड रामानुज किसको फॉरवर्ड करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली वो सफाइये के हैं तो सफाइये को ही करेंगे। अगर आप बाकी ऑप्शंस देखना चाहें, जैसे देखिए एनसीएलटी लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, राइट, और यहां पे सफाइयो लिखा है, लेकिन उसने आंसर यहां लिख दिया नो सच नोट्स कांट बी यूज्ड। ऑब्वियसली नोट्स बनाए, अगले से क्वेश्चनिंग करी है, आपने राइटिंग में लिखा है, अगले के साइन करवाएं, यस यू कैन यूज देम। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द लास्ट डेट जिस दिन ट्राइब्यूनल को रिस्पॉन्स देना है। तो ये भी मैंने आपको क्लियर बताया था सेक्शन 218 में कि भैया 30 दिन का टाइम होता है उसको देना है, और मैंने डेट्स वहीं पे सॉल्व करके आपको दे दी थी, और मैंने 9 नवंबर दी थी, रिकॉल करो। साथ में पूछा गया है अपील करने के लिए भी मैंने कहा था 30 दिन होता है अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, और वो भी डेट मैंने आपको सॉल्व करके दी थी 25 नवंबर। तो पहले ही अगर हमने कर लिया है तो हमें ऑप्शन चूज करना और आसान हो गया। Now going to case scenario number 2. So students you have to get the message which is very loud and clear, and वो ये है केस सिनारियो आपका बहुत समय ले सकते हैं। तो पेपर में इसलिए अगर आपको अच्छे से चीजें आती हैं तो तुरंत निकल जाएगा, वरना आपने अपना देखना है कि कौन से क्वेश्चन मैंने पहले करने हैं, तो ये पक्का ध्यान रखें। तो अगला प्रश्न देखिए, श्री हरि टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनी है 2010 में, रजिस्टर्ड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। इसने अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 19-20 की टाइम में फाइल कर दी है। ऑब्वियसली फाइलिंग हम कहां पढ़ के आते हैं, इंटर में पढ़ते हैं, सेक्शन 137 है, राइट, कि आपको हर साल की फाइलिंग करनी है एजीएम के होने के 30 दिन के भीतर भीतर। तो जब फाइलिंग करी तो कहता है रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन वर्ड को देख के समझ जाइए कौन सा सेक्शन लग गया, 206 लग गया। चैप्टर नंबर कौन सा लग गया, ऑब्वियसली 14 लग गया, राइट।
तो 206 में हम पढ़ के आते हैं कि ऑब्वियसली जब आपने स्टेटमेंट्स फाइल करी हैं आरओसी के पास, वो क्या करेगा, वो इंस्पेक्शन करेगा, उसमें उसे स्क्रूटनी करेगा, उसमें लगता है उसे कुछ गड़बड़ है तो वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, उसमें गड़बड़ है तो इंस्पेक्शन करेगा, उसमें गड़बड़ है तो वो क्या करेगा, आपके खिलाफ स्वाभाविक है इंक्वायरी करेगा। तो उसको पढ़ के उसने आपसे कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगी हैं, तो नेचुरल है सेक्शन 206 लग गया। और इस काम के लिए उसको रिटर्न नोटिस भेजना होता है, तो यही लिखा है कि यस उन्होंने रिटर्न नोटिस भी कंपनी को भेज दिया है। नाउ डायरेक्टिंग देम कि आप कंप्लायंस करें, 30 दिन के भीतर भीतर हमें इंफॉर्मेशन दें। नाउ व्हाट हैपेंस, द रजिस्ट्रार इनिशिएटेड द इंक्वायरी एंड प्रोसीडेड फर्दर फॉर इंस्पेक्टिंग। उसे लगा कुछ गड़बड़ है तो इंक्वायरी इंस्पेक्शन हो रही है, और उन्हें लगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंपनी के डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं बाय द ऑफिशियल्स। उनको सेफ गार्ड करने के लिए स्पेशल कोर्ट से पूछ के उन्होंने सारे कागज सीज कर लिए। तो अगर आपको याद हो, ये आप पढ़ के आते हो सेक्शन 209 के अंदर कि आरओसी की भी या इंस्पेक्टर की भी ये पावर होती है सीज करने की, अगर उन्हें लगता है बुक्स वगैरह डिस्ट्रॉयड, ऑल्टर्ड, म्यूटिलेटेड हो जाएंगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट 209 में आता है कि स्पेशल कोर्ट से अप्रूवल के बाद, वो यहां पे लिखा हुआ है। Thereafter, while inspecting some of the documents, the ROC came to know that the board of directors had passed a resolution in a board meeting. डॉक्यूमेंट को पढ़ के उन्हें लगा कि बोर्ड मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया है 10/4/19 को, एंड देयर बाय इंक्रीज्ड, और उसमें आपने डिसीजन लिया है कि रेम्यूनरेशन बढ़ा दिया है किसका, डायरेक्टर्स, इंक्लूडिंग होल टाइम एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो 12% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ध्यान दें, हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 197 नेचुरल है, जो किसके अंदर आता है, ये आता है चैप्टर नंबर 13 के अंदर, जो डील करता है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। तो 197 में हम क्लियर पढ़ते हैं मैक्सिमम एमआर कितना हो सकता है, 11%। लेकिन इस 11% की लिमिट को आप इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए क्या पास करना होता है, आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना होता है, साथ में शेड्यूल 5 का भी कंप्लायंस करना पड़ता है। तो ये 2 कंडीशन आप बढ़ा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात है सच नहीं है। नाउ तो जो पैरे में जो लिख रहा है मैं उसके हिसाब से अपना आंसर लिखते जा रहा हूं। प्रायर टू द इंक्वायरी, 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्स एंड डी, इंक्वायरी के दौरान, इंक्वायरी से पहले 2 डायरेक्टर्स रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के ऊपर क्या पढ़ के आते हो, सेक्शन 168 चैप्टर नंबर 11 के अंदर। The registrar found from the inspection of the documents that they were involved in certain dealings which included selling of the assets of the company. तो कुछ डीलिंग्स में गड़बड़ हुई है। On the basis of information gathered from the inspected documents, आरओसी ने क्लैरिफिकेशन मांगी दोनों से। लेकिन दिमाग लगाओ, क्लैरिफिकेशन मांगी, दोनों रिटायर हो चुके हैं, क्या हम मांग सकते हैं क्लैरिफिकेशन? यस, क्योंकि ये पता होना चाहिए 206 साफ कहता है, और उसका अगर मैं कोट करूं सब सेक्शन 2, ये ड्यूटी होती है अफसरों की, और कौन से अफसर चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो, उनको जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है भैया आपको वो इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी ही पड़ेगी। तो आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगेगी। हाउएवर ये दोनों के दोनों मना कर रहे हैं, भैया हम नहीं आते, कि हम तो आउट ऑफ टाउन है, दिस एंड दैट है, और फिलहाल हम क्या नहीं है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द कंपनी, हम डायरेक्टर से रेजिग्नेशन दे चुके हैं। बेटा इन्फॉर्मेशन तो 206(2) में आपको देनी ही पड़ेगी। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, आरओसी ने अपनी एक रिपोर्ट दे दी। तो ध्यान दीजिए 206 के ऊपर इंस्पेक्शन इंक्वायरी करने आप जाते हैं 207 में, और 208 सेक्शन के अंदर आपको ये रिपोर्ट देनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरडी वाली, जो आपको पता होगा आरडी को तब दी जाती है अगर ऑफेंस जो हुआ उसमें जेल 2 साल से कम हो, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो रिपोर्ट दी गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जब दी गई रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि मेजर डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो उस 208 की रिपोर्ट में आपको याद होगा, हम पढ़ते ये होते हैं कि उसमें आप रिकमेंड कर सकते हो कि कंपनी के खिलाफ क्या की जाए, इन्वेस्टिगेशन। कहता ऑन द रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम आरओसी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसिडर किया कि भैया ये तो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, सफाइयों को संभलवा दिया केस। तो सेक्शन 212 फिर से आ गया इस क्वेश्चन में, राइट। तो आगे क्या होता है, तो सफाइयों को दे दिया। अकॉर्डिंगली बाय एन ऑर्डर ऑफ सफाइयो वाज डायरेक्टेड टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एज इंस्ट्रक्टेड बाय सीजी। उसने अपने कुछ इंस्पेक्टर भेज दिए। द टीम डिप्यूटेड बाय सफाइयो इंक्लूडेड experts in the field of blah blah blah. While inspecting the company, the team of Safaiyo came to know, उन्हें पता चलता कि इनकम टैक्स वाले भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो आप याद करो 212 में हम क्या करते थे, हम ये कहते थे 212 में सफाइयों का एक्सक्लूसिव राइट है इन्वेस्टिगेशन का।
जैसे ही सफाईओ आ जाएगी, बाकी जो अथॉरिटीज हैं उन्हें क्या करना होगा, जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जो भी कागज कुगज हैं, वो सारे हैंड ओवर करने पड़ेंगे सफाईओ को। 212 में हम ये भी पढ़ते हैं कि जितनी भी अथॉरिटीज हैं इनको आपस में इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी इनके हाथ में होती है वो शेयरिंग जरूर करें, अलग अलग विभाग को जो भी जरूरत होती है, लेकिन यहां पे इन्हें अपनी कार्रवाई रोकनी ही पड़ेगी। अब आ रहे हैं जी प्रश्न। तो पहला एमसीक्यू पूछता है, जो कंपनी है इट्स ऑफिशियल्स फेल टू सबमिट एनी रिप्लाई टू द रिटर्न नोटिस इश्यूड बाय आरओसी विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। जो ऊपर हमने पढ़ा, उन्होंने नोटिस में 30 दिन का टाइम दिया था, क्योंकि 206 एग्जैक्टली नहीं बोलता कितने दिन का टाइम, क्योंकि 206 में ये लिखा है रीजनेबल टाइम होना चाहिए। तो ठीक है, 30 दिन में आपने रिप्लाई नहीं दिया। तो प्रश्न ये पूछा गया आपसे, हाउ मच फाइन कैन बी इम्पोज्ड। अब जब फाइन की बात आ रही है तो सेक्शन नंबर 206 में आपको फाइन के बारे में, ये फाइन आपको आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं एमसीक्यू में फाइन पूछ के हम फाइन को, पेनल्टीज को इग्नोर नहीं कर सकते एग्जाम में। तो देखिए 206 एग्जैक्टली कहूं, सब सेक्शन 7 लगता है इसके ऊपर, और यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपको ए ही दिखेगी कि फाइन लग सकता है आपके ऊपर कितने रुपए का, कंपनी एंड ओआईडी के ऊपर लगता है 1 लाख का फाइन, और डेली के लगते हैं 500 रुपए आफ्टर द फर्स्ट डे। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द केस सिनारियो इट इज ऑब्जर्व्ड, आरओसी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या किए हैं, सीज किए हैं इंक्वायरी के दौरान। आफ्टर इंस्पेक्शन व्हाट प्रोसीजर टू बी फॉलोड पर्टेनिंग टू सच डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए इंक्वायरी इंस्पेक्शन में जब आपने कागज उठा लिए तो इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 209 कहता है आप ये कागज अपने पास 180 दिन तक रिटेन कर सकते हैं, और अगर आपको जरूरत पड़े तो फर्दर आपको एक्सटेंशन 180 दिन की और मिल सकती है, आप रख सकते हैं, ये नहीं कि हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे। तो यहां देखिए 180 वाली हमारे पास कोई ऑप्शन दिख रही है, कहीं 180 नहीं लिखा आपके सामने है किसी भी ऑप्शन में। तो ऑप्शन सही जो सी है वो सही है। क्यों है? क्योंकि क्या लिखा था, आरओसी इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न। मैंने यही कहा था ना 180 दिन तक रख सकते हो, तो बाकी वापस करने पड़ेंगे कॉपी वगैरह जो आपने रखनी हो। तो ये ऑप्शन बेटर है। ये कह रहा है आरओसी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट, ऐसा कुछ नहीं है। आरओसी इज रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड, इज रिक्वायर्ड टू रिटेन सच डॉक्यूमेंट्स अंटिल फर्दर इंस्ट्रक्शन, नहीं ऐसा कुछ नहीं। 180 वाला दिन है तो आपको वापस करना पड़ेगा। तो इनमें से सी ऑप्शन बेहतर नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रिक्विजिट रिक्वायरमेंट फॉर इंक्रीजिंग द रेम्यूनरेशन। ये मैं आपको बता ही गया था रिक्विजिट क्या है। तो हमें चाहिए रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में प्लस शेड्यूल 5 का हमें कंप्लायंस चाहिए। तो स्ट्रेट वे हमें ऑप्शन सी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये लिखा है ऑथराइज्ड एट जनरल मीटिंग सब्जेक्ट टू शेड्यूल नंबर व्हाट 5। कहीं पे हमें कोई ट्राइब्यूनल से लेना देना नहीं है, कोई आरओसी से लेना देना नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना देना नहीं होता 197 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the case scenario states that ROC had called ex-directors of the company for examining them during their inquiry। तो मैंने 206(2) में आपको कहा भी था, यस आप उन्हें बुला सकते हो। तो ठीक है, ये 206(2) यहां पे लग ही रहा है और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आप बुला सकते हैं उनको नोटिस देके। According to the case scenario, while inspecting the company, the team of Safaiyo came to know that income tax वालों ने स्टार्ट कर दिया है। From the given option, choose the correct one that indicates as to how in such a situation Safaiyo will continue। तो मैंने कहा था उनको रोकना पड़ेगा, सफाइयों को सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो यहां बेस्ट ऑप्शन नजर आ रही है सी। क्या लिखा है, विल प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन व्हाइल इनकम टैक्स शैल कीप ऑन होल्ड। उन्हें अपने इमोशन कंट्रोल करने पड़ेंगे क्योंकि सफाइयों का एक्सक्लूसिव राइट है। नाउ इंडिपेंडेंट एमसीक्यू आपसे पूछे गए हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमें उसके जवाब देने हैं। तो पहला जो प्रश्न आ रहा है ये सरफाइसी एक्ट पे आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात हो रही है। तो एआरसी आपको याद होगा कि उसकी हम रजिस्ट्रेशन कहां पढ़ते होते हैं, सेक्शन नंबर 3 के अंदर बहुत सारी कंडीशंस है रजिस्ट्रेशन करवाने की। तो ये लिखा है कि ये एक कंपनी है, बनी है और एआरसी में ये रजिस्टर होना चाहती है ताकि ये बिजनेस कर सके एसेट रिकंस्ट्रक्शन का। कंपनी ने सारी अरेंजमेंट कर रखी है। सेक्शन 3 में हम ये कंडीशन भी पढ़ते हैं, अरेंजमेंट होनी चाहिए फॉर रियलाइजेशन, ठीक है जी। एंड शेल बी एबल टू पे पीरियोडिकल रिटर्न्स ऑन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द कंपनी, की आपने जो भी पैसा QIB से उठाया वो वापस भी करना है, ये भी ठीक है। डायरेक्टर्स हम पढ़ते हैं कि तजुर्बेकार होने चाहिए, लिखा है 25 साल का तजुर्बा है और ये रिकंस्ट्रक्शन में 10 साल का है। कंपनी ने RBI की कंडीशंस माननी होती है, वो भी ठीक है। कहता है डिटेल्स दे रखी है प्रॉफिट के पिछले 3 साल की, लेकिन समस्या क्या आ गई, यहां आ गई लॉस की। हम कंडीशन पढ़ के आते हैं कि
क्या होना चाहिए, नो लॉसेस या यूं कह लीजिए प्रॉफिट होने चाहिए इन 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहां डिफॉल्ट है, सॉरी आपको ए और सी में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, तो करेक्ट ऑप्शन स्ट्रेट वे मेरे को नजर आ रही है सी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता प्रोसीडिंग्स हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सूरज के खिलाफ। कहता थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी थी उसकी अटैच कर ली गई है, सेक्शन 8 में उठाने की पावर आपको, और नो डाउट आप अपील कर सकते हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपील कर दी गई, लेकिन क्या हुआ, मिस्टर सूरज जो है वो डिक्लेयर हो गए इंसॉल्वेंट इस दौरान ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील। किताब क्या होगा, देखिए जब इंसॉल्वेंट होते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है, ऑफिशियल रिसीवर कहो या साइनी के पास चली जाती है। तो कहता क्या होगा क्या, ऑफिशियल साइनी या रिसीवर एज द केस में बी शेल व्हाट कंटिन्यू। तो ये परफेक्ट आंसर है, कार्रवाई चलती रहेगी, और ये आप मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 72 के अंदर। तो स्ट्रेट वे आई एम कमिंग टू द ऑप्शंस, और रीजन यहां कोट कर रहा हूं, तो इसलिए अगर आपको ये मेरी पीडीएफ फाइल चाहिए हो, क्योंकि यहां मैंने रीजन सारे सेक्शन वाइज कोट किए हैं, तो आप मुझसे ले भी सकते हैं। नाउ हु शैल डिटरमिन द अमाउंट ऑफ क्लेम ड्यू टू क्रेडिटर अंडर द, ये भाई आईबीसी का क्वेश्चन आ गया, हु शैल डिटरमिन द अमाउंट ऑफ क्लेम ड्यू टू अ क्रेडिटर, कि क्रेडिटर को कितने पैसे मिलेंगे। तो आप वो जानते हैं आईआरपी हो आरपी हो, वो लिस्ट बनाता है क्रेडिटर्स की, तो नेचुरल है स्ट्रेट वे ये करेक्ट आंसर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसके ऊपर अगर सेक्शन 18 कोट करो तो आप आईआरपी में देखते हो, ये उसकी ड्यूटी या पावर कह लीजिए, और 25 में भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का ये देखते हो, सारी लिस्ट लुस्ट उसने बनानी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द लिक्विडेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर इवन आफ्टर अप्रूविंग रेजोल्यूशन प्लान। अगेन क्वेश्चन आईबीसी का आ गया, कहता क्या एनसीएलटी जो है रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर चुकी है, इसके बाद ऑर्डर कर सकती है लिक्विडेशन का। ये हम कहां पढ़ के आते हैं, आईबीसी के सेक्शन नंबर 33 में पढ़ के आते हैं, अगर आप उसके ऑर्डर का क्या करते हैं, कॉन्ट्रावेंशन। स्ट्रेट वे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी टू द ट्राइब्यूनल। तो नेचुरल क्वेश्चन किसके ऊपर आ गया, कंपनीज एक्ट, क्योंकि वाइंडिंग अप की बात हो रही है। और देखिए यहां एक समस्या आ गई, आपसे पूछा गया प्रोग्रेस ऑफ वाइंडिंग अप, यहां पता क्या होना चाहिए। देखिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 304 से लेके 323 ओमिट कर दिया गया है, क्योंकि ये किसके ऊपर डील करता है, ये डील करता है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप के ऊपर। ये आपको पता होगा क्योंकि ये हिस्सा कहां चला गया है, आईबीसी में चला गया है। तो प्रोग्रेस ऑफ वाइंडिंग अप के ऊपर आई विल से सेक्शन नंबर 316 है, 316 इसके अंदर आ गया, तो इंस्टीट्यूट को ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था। उसके हिसाब से मैं आंसर दूं तो नो डाउट क्वार्टरली है, सो दे शुड नॉट हैव आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट, मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, 15 दिन का टूर प्लान किया है, पेरिस जाने का किया है, उनकी भांजी वहां पे रहती हैं। वाइल रिटर्निंग टू इंडिया एक्स अपने साथ भारतीय करेंसी में 30,000 रुपए लेके आ रहे हैं, जबकि उनकी नीस ने उन्हें बताया था कि डैड कि आप लेके जा रहे हो पैसे, लेकिन एक लिमिट लगी हुई है, प्लीज उसका आप ध्यान रखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट लिमिट। तो नेचुरल क्वेश्चन हमारा है जी फेमा एक्ट के ऊपर, और यूं कह लीजिए जो कंसेप्ट है वो इंपोर्ट के ऊपर है, क्योंकि आप बाहर से लेके आ रहे हैं, करेंसी लेके आ रहे हैं। तो हम पढ़ते होते हैं अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया गॉन अब्रॉड टेम्परेरी विजिट के लिए, तो जब आप टेम्परेरी विजिट के लिए बाहर जाते हैं, आप वहां से लेके आ सकते हैं भारतीय मुद्रा करेंसी, और उसका अमाउंट है जी 25,000 रुपए। देर आफ्टर, अब देखिए कंफ्यूजिंग क्या होते हैं एमसीक्यू, मैं कहूंगा सेक्शन नंबर 17 कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दिमाग में आपके 2 एक्ट फंसेंगे, एक सरफाइसी एक आईबीसी। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है, इन केस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय मोर देन वन सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्लियर? कहता अगर एक फाइनेंशियल एसेट है ऑब्वियसली और एक से ज्यादा है सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो कहता उसके ऊपर जो राइट्स हैं इज एग्रीड अपॉन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग, मतलब उसके ऊपर राइट किसका होगा, कितने सिक्योर्ड क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज पूछिए ताकि वो एक एक्शन ले सकें
और उनकी बात बाइंडिंग होगी या माननी पड़ेगी बाकी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी। तो एकदम से ना लिखा हो ना सरफाइसी आईबीसी, मतलब आईबीसी में चला जाएगा तो अपना सिर पटकता रहेगा, क्योंकि उसमें ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन दरअसल आपका क्या है, सरफाइसी एक्ट के ऊपर है। तो इसलिए ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। थोड़ा इंस्टीट्यूट अगर एक्ट लिख दे तो ऑब्वियसली गुड फॉर अस, बट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड्स मैन। तो ये आप सरफाइसी एक्ट में सेक्शन नंबर 13 में पढ़ के आते हैं। अगर एक से ज्यादा क्या है सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं तो डिसीजन किसका, 60% इन वैल्यू का बाइंडिंग होगा बाकी सबके ऊपर। इसके बाद आ जाते हैं जी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, कहता है ये कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ करना चाहती है, लोन चाहिए एफआई से, बोर्ड मीटिंग होती है कि हम इतना पैसा बोरो करना चाहते हैं, कितना हो गया जी 2 करोड़ हो गया, और एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन एग्जामिन क्या पूछा गया, एलिजिबिलिटी कितना पैसा बोर्ड ले सकता है, तो बोर्ड की पावर, तो बोरिंग करने की पावर देखिए आप 179(3) में भी पढ़ के आते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि 181C के अंदर भी बोर्ड की पावर है, लेकिन उसमें क्या चाहिए होता है, बीआर के साथ साथ आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पहले पास करना पड़ता है प्रायर। क्यों पास करवाना पड़ता है, 181C में हम एक लिमिट पढ़ा करते हैं कि जो अमाउंट आपने बोरो कर लिया है, बोरोड प्लस येट टू बी बोरोड, जैसे इसके अंदर आप 2 करोड़ और बोरो करना चाहते हैं, इन दोनों को जोड़ के ये अमाउंट अगर मोर देन है किससे, कंपनी की पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस व्हाट, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो भैया आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पहले पास करवाना पड़ेगा, वरना स्ट्रेट वे बोर्ड की पावर 179(3) में भी आप बोरिंग कर सकते हैं। तो 3 साल की बैलेंस शीट दे रखी है, हमें 3 साल की बैलेंस शीट का कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पिछले साल की देखनी होती है। तो आइए पहली 3 आइटम आपको पीयूसी जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, पीएनएल भी फ्री रिजर्व होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, इन चारों चीजों को आप क्या कर लें, टोटल कर लें। तो ये टोटल निकल के आता है 1,68 लाख। अब ध्यान दीजिए लास्ट आइटम क्या दे रखी है, सिक्योर लोन दे रखी है, कितनी दे रखी है, 40 लाख। अगर मैं इसमें से ये 40 लाख माइनस कर दूं तो पीछे बचा 1,28 लाख। तो मैं कहूंगा इतना पैसा अगर आपने बोरो करना हो तो बाय बीआर आप बोर्ड रेजोल्यूशन से कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या होगी, यहां पे आप जो बोरो कर चुके हो वो है 40 लाख, लेकिन प्लस येट टू बी और कितनी बोरिंग आप करना चाहते हो, 2 करोड़। तो 2 करोड़ 2.4 करोड़ हो गया, और 2.4 करोड़ को आप क्या करें, अंडरस्टूड है, यहां इससे कंपेयर करें तो 2.4 करोड़ पीयूसी प्लस एफआर प्लस एसपी को एक्सीड कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, एसआर रिक्वायर्ड। तो 181 सब सेक्शन सी यहां एप्लीकेबल हो गया। सो नेक्स्ट प्रश्न, तो अगला हमारा प्रश्न आता है, कहता है मिस्टर शरीफ कंपनी में केएमपी हैं, ठीक है जी, मैनेजर हैं, ये रिटायर हो गए 12 मई को। एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स, 12 मई को रिटायर हुए हैं, पिछले साल की बुक्स बनी है 31 मार्च 2020 को। आरओसी ने देखा वो बुक्स, क्योंकि आरओसी के पास ऑब्वियसली फाइलिंग करते हो आप, इरेगुलरिटीज हैं और आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी, जबकि ये जो मैनेजर है ये साहब क्या हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। सो ये आपसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। तो प्रश्न है क्या ये मिस्टर शरीफ से ले पाएंगे, ये सेम वही हो गया जो एमसीक्यू में हम पढ़ के आए थे। यस 206 सब सेक्शन एग्जैक्टली कहूं तो 2, आप पास्ट ऑफिसर से भी इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं, मांग सकते हैं, उसे देनी ही पड़ेगी, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। सो अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कहता है मिस्टर एम एक मेंबर है, तो शेयर होल्डर हो गए जी कंपनी के, एप्लीकेशन दी है, ट्राइब्यूनल के पास दी है कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो इसके ऊपर देखिए केस सिनारियो भी था, कोई एक क्वेश्चन भी डाल दिया। तो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जैसे कंपनी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ऑर्डर दिया ट्राइब्यूनल ने 242 में टर्मिनेशन का, इस एग्रीमेंट का। ये एग्रीमेंट हुआ था, वॉज एंटर्ड बाय H&G, जो कि कंपनी के क्या है, एमडी है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जिसका मतलब है होल टाइम डायरेक्टर। मिस्टर रसिक विद हुम ये एग्रीमेंट हुआ था, उसने एक पिटीशन डाल दी कि मेरे को नुकसान हो गया जी इस टर्मिनेशन से। अब आपसे लीगल पोजीशन पूछी गई है, एक H&G जो कि MD WTD है। तो देखिए ये केस सिनारियो में भी हमने बात कर ली थी, लगभग सेम वही है। देखिए जी 241 में जाती है मेंबर्स के द्वारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए मेंबर कितने होने चाहिए ये हम पढ़ के आते हैं 244 के अंदर, राइट। इसके बाद एनसीएलटी का देखिए ऑर्डर आता है 242 के अंदर,
और वो टर्मिनेशन वगैरह कर सकती है। और इसके ऊपर ही रेड विद ये सेक्शन यहां बनता है 243 कि अगर एनसीएलटी अगर आपको टर्मिनेट कर रही है तो नो कॉम्पनसेशन, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, और ना ही एग्रीमेंट के लिए, ना ही ये एमडी वगैरह को निकाल रहे हैं इनके टेन्योर के लिए। रादर पता आपको ये भी होना चाहिए एमडी डब्ल्यूटीडी वगैरह जो इस क्वेश्चन में है, इनके ऊपर 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन लगती है कि आप कंपनी में कहीं और अपॉइंट नहीं हो सकते विदाउट लीव ऑफ एनसीएलटी। मतलब ये 5 साल की अगर समय सीमा कम करनी हो तो एनसीएलटी से प्रायर अप्रूवल लेने पड़ते हैं। सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर इंजीनियर्स हु इज रजिस्टर्ड एज इंटरमीडियरी, एक इंटरमीडियरी है, सभी एक्ट का प्रश्न, और आप जानते हो कि इनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है सेक्शन 12 के तहत का। तो इसने एक एग्रीमेंट किया अपने क्लाइंट के साथ, किया क्योंकि इंटरमीडियरी है, उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है क्योंकि फेल्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट एंड हेंस पेनलाइज्ड बाय सेबी। तो देखिए सेबी का ये आता है सेक्शन नंबर 15B, और अगर आप फेल होते हैं टू एंटर इनटू एग्रीमेंट तो पेनल्टी लगती होती है 1 लाख रुपया पर डे, लेकिन ये मैक्सिमम हो सकता है 1 करोड़। ये आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है और लगा दी है। कहता है एडवाइस करें कि इन साहब के पास क्या रेमेडी है। तो रेमेडी की अगर हम बात करें तो रेमेडी ये है, आप अपील कर सकते हैं। किसके पास कर सकते हैं? सेट के पास, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 15T। और इसमें आपके पास एक टाइम भी होता है, कितने दिन का? 45 दिन का, प्लस एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है। तो ये है रेमेडी आपके पास। अगला प्रश्न, अ फॉरेन टूरिस्ट कम्स टू इंडिया और उसने किसी दुकान से एंटीक खरीदे, वो पैसे देना चाहता है कैश में लेकिन इंडियन करेंसी नहीं है। तो फैमा एक्ट के हिसाब से पूछा गया क्या वो ऐसा कर सकता है? तो देखिए इसके ऊपर लगता है सेक्शन 3 सब सेक्शन C। ये क्या कहता है, अगर कोई आप रिसीव कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज बाहर से तो उसके लिए कंडीशंस होती हैं 2। एक ये होना चाहिए थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन प्लस सपोर्टेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्ड रेमिटेंस। तो आपके पास ये कागज होने चाहिए पैसा किस तरह से आ रहा है और थ्रू ऑथराइज पर्सन आप लेंगे। तो कहता है क्या वो परमिटेड है? नॉट, सॉरी आप परमिटेड नहीं है, आप यूएस डॉलर सीधा सीधा ले नहीं सकते। अगला प्रश्न, कमेंट अपॉन नेचर ऑफ ऑफेंस अंडर मनी लॉन्ड्रिंग इन द केस ऑफ स्पाउस, बीवी हस्बैंड कह लीजिए, प्रॉपर्टी बेची 175 लाख की, वाई को 100 लाख रुपए तो आरटीजीएस बैंक से ले लिए, ठीक है, रेस्ट आपने 75 लाख रुपए कैश में ले लिए और वो कैश लेके 2 नंबर का पैसा हो गया बीवी के ऑफशोर अकाउंट में, दैट मीन्स आउटसाइड द कंट्री भेज दी। तो आपकी क्या लायबिलिटी है? ऑफ द स्पाउस इन द गिवन केस ऑल्सो, क्योंकि मियां बीवी दोनों फंस गए क्योंकि बीवी के अकाउंट में पैसे गए हैं, क्या उन्हें बेल मिल जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है आपसे। तो ये आता है जी, हम सेक्शन 45 मनी लॉन्ड्रिंग का पढ़ के आते हैं कि जो आपकी तरफ से जो ऑफेंस होंगे ना वो होंगे कोग्निजेबल, जिसका मतलब है आप अरेस्ट हो सकते हैं बिना वारंट के, एंड नॉन बेलेबल, ये आप पढ़ के आते हो। अब कहानी क्या आती है, आगे हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं, यस बेल मिल जाएगी, बेल इफ। तो इसमें हमारे जो पॉइंट लगते हैं वो ये है, बेल कब मिलती है? एक पॉइंट आता है जी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसे आप कह लीजिए सरकारी वकील को एक अपॉर्चुनिटी दी गई कोर्ट के द्वारा टू अपोज द बेल, और उसने अपोज भी किया, लेकिन जज को लगता है, कोर्ट को लगता है कि आप क्या नहीं है, गिल्टी नॉट, तो आपको बेल दे सकती है। दूसरा क्या है, अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है। तीसरा क्या है, आप महिला हैं, तो यहां पे बीवी इन्वॉल्व है तो उसको बेल मिल सकती है, और आप बीमार हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है कि अगर जो मनी इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए से कम हो। अब यहां देखो पंगा किसका डला, 100 लाख तो आपने बैंक अकाउंट से दे दिए थे, पंगा है 75 लाख का। तो हम क्या कहेंगे, इशू है 75 लाख का, तो हम क्या कहेंगे, पहली बात है उसकी बीवी को तो बेल मिल जाएगी,
थोड़ा इजी लिख देता हूं, बीवी ये तो बेल ले जाएगी, क्योंकि ये तो वुमेन वाला बेनिफिट भी उठा लेगी, ये वाला बेनिफिट भी उठा लेगी, राइट। व्हाट अबाउट हस्बैंड? अब हस्बैंड महिला तो है नहीं, तो हस्बैंड को अगर बेल लेनी है या तो वो कोर्ट की मर्जी पे है, कोर्ट पे बात है। क्यों? 1 करोड़ से कम का आप कह सकते हैं। नंबर 2, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला, कि कोर्ट को लगता है अगर आपको बेल दे दी जाए उस दौरान आप कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। देन 24th लेवल से इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्यों इंटरेस्टिंग? एक्स इज एन एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड है FCRA एक्ट में फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए। प्रश्न ये है, क्या हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं? क्या ये वैलिड है? इफ यस, देन व्हाट इज द प्रोसेस टू डू सो? इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू अदर ऑर्गेनाइजेशन? तो मतलब क्या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो? तो बेटा इसमें आपको पता क्या होना चाहिए। पहली बात मैं कहूंगा, यहाँ पे ICI ने रॉन्ग आंसर दिया है अपने RTP में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दरअसल अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया FCRA के ऊपर, अगेन ही आता है 28 सितंबर को, और उसने सेक्शन 7 पूरा का पूरा सब्सटीट्यूट कर दिया। पहले ये होता था कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं अगर दोनों के दोनों रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो। अब सेक्शन 7 सीधा सीधा कहता है कि आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, बात ही खत्म। तो इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर पुराना दे दिया, जबकि उन्हें नहीं देना चाहिए था, जबकि उनका स्टडी मैट अमेंड हो चुका है। स्टिल कि पुराना दे दें तो हम ये कहेंगे अमेंडमेंट उन्होंने नहीं डाली, तो ये गलती है। अगला जो प्रश्न है ये आर्बिट्रेशन एक्ट के ऊपर है और कॉपी पेस्ट है स्टडी मटेरियल में से। अनिल एक CA है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा है, आर्बिट्रेटर बन रहा है टाटा कंपनी में एंड सुजुकी में। कहता है सिनारियो 1, प्रायर टू स्टार्टिंग प्रैक्टिस अनिल 5 साल के लिए टाटा में काम करता था। सिनारियो 2, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्राइब्यूनल अनिल वुड अलाउ टाटा टू टेक मोर लिबर्टीज, जैसे टाइम ज्यादा दे दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन, विटनेस, वो हर चीज में उनको बेनिफिट दिया जा रहा था। तो अब आपसे पूछा ये गया है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ अबव सिनारियो जो सुजुकी कंपनी है वांटेड टू चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ अनिल, क्या वो उसे चैलेंज कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भाई। तो ये हम आर्बिट्रेशन एक्ट में पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 12 के अंदर, कि जब आप आर्बिट्रेटर बन रहे होते हो ना, आर्बिट्रेटर को क्या करना होता है, उसको डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। आर्बिट्रेटर बनने से पहले डिस्क्लोजर किस चीज का? उसे डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो। अरे भाई आप टाटा टी में काम करके आए हो, मॉनेटरी हो नॉन मॉनेटरी हो, 5 साल, तो आपको ये बताना चाहिए था, राइट। तो क्या चैलेंज कर सकते हैं? यस, हम उसे चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि उसने अपना ये इंटरेस्ट वगैरह नहीं बताया। आखिरी प्रश्न, आई विल से दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई कैन पुट द स्टार ओवर हियर, इट्स अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग खराब कर सकता है। कहता है एक एक्स लिमिटेड है जो होल्डिंग है वाई की, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट एक्स। तो होल्डिंग कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी, IBC का क्वेश्चन हो गया। इन द मीन टाइम एक अनदर फाइनेंशियल क्रेडिटर ने इनिशिएट कर दी CIRP उसकी सब्सिडरी के खिलाफ भी। लेटर ऑन एक्स कंपनी ने अपील डाली और ये कहा कि जो वाई मेरी सब्सिडरी है उसके खिलाफ CIRP में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब तक, क्योंकि मेरी खुद की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है, एक्स कंपनी कहती है, जब तक वो ना हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ इनिशिएशन ऑफ मोराटोरियम। कि मोराटोरियम जो आप सेक्शन 14 में पढ़ के आते हैं कि प्रोहिबिशन वगैरह लग जाती हैं। ऑल्सो द रेजोल्यूशन प्लान ऑफ एक्स जो है वो अप्रूव कर दिया है COC के द्वारा, was still pending before AU for its approval in the light of given situation whether CIRP क्या हम इनिशिएट कर सकते हैं अगेंस्ट, क्या जो होल्डिंग के खिलाफ स्टार्टेड है क्या उससे एक रोक लग सकती है जो कि उसकी सब्सिडरी के खिलाफ ये कार्रवाई ना हो। हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। देखिए इसमें हम ये कहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कांट बार आप रोक नहीं लगा सकते। रीजन क्या, बड़ा ही सिंपल, एज बोथ एक्स एंड वाई माना होल्डिंग एंड सब्सिडरी है आर 2 सेपरेट कंपनीज, तो दोनों के अपने अपने क्रेडिटर हैं भैया, उन्होंने पैसे अगर लेने हैं और आपने नहीं दिए कार्रवाई तो अगले करेंगे। अच्छा दूसरी बात हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं मोर ओवर अंडर सेक्शन 14 जो हम पढ़ते हैं मोराटोरियम के ऊपर,
तो हमने मोराटोरियम में भी ऐसा कोई रोक पढ़ा नहीं कि होल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सब्सिडरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। डू नॉट पुट एनी प्रोहिबिशन एज टू सब्सिडरी कंपनी। तो इसके साथ ये समाप्त होता है। हैव अ गुड टाइम एंड विश यू all the best. Good luck. God bless.